जहां पे लेक्चर खत्म किया था, दैट वाज न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट? अगर किसी बॉडी पर, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो ही लगाई जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब साथ ही साथ में मन में एक सवाल है, क्या था? अ बॉडी विल, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं। विल रिमेन इन रेस्ट और मोशन until and unless some external force is being applied on. Until and unless some external, बहुत ध्यान से सीखना। अब अभी तक हमने कल तक क्या सीखा था बेटा? फोर्सेस के बारे में सीखा था। अभी तक हमने क्या सीखा था? फोर्सेस के बारे में सीखा था। बहुत ही सिंपल बात सीखी थी। अब फोर्सेस के बारे में था, तो फोर्स को सडनली हमने पराया कर दिया। क्या बोलकर? एक्सटर्नल फोर्स। अभी तक हम शब्द क्या यूज करते थे? फोर्स। आज हम क्या शब्द यूज करने लगे? एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब दो तरह के फोर्स होता होगा। कौन कौन सा? इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि फोर्स जो है एक्सटर्नल है या इंटरनल? तो एक क्या हो गया मेरे पास, बोलो बेटा, एक्सटर्नल फोर्स, और एक क्या हो गया मेरे पास, बोलो बेटा, इंटरनल। आ रही बात समझ? मन में पहला सवाल क्या आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फोर्स दी हुई तुम्हारे पास फोर्स है, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होगी या इंटरनल फोर्स होगी? ये हमें कैसे पता चलेगा द गिवन फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स? तो वो मैं आज आपको बताता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स और द गिवन फोर्स इज एन इंटरनल। बात को समझना बहुत ध्यान से। इसके लिए कोई फोर्स इंटरनल है एक्सटर्नल, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा? यू हैव टू डिसाइड द सिस्टम। बोलोगे सर सिस्टम में क्या है? कलेक्शन ऑफ बॉडी। इतना सिंपल। पहली बात, मैं सिस्टम बोल रहा हूं तो ये कैसा सिस्टम होगा? इट विल बी अ मैकेनिकल सिस्टम। कैसा सिस्टम होगा? ये एक मैकेनिकल सिस्टम। हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में जो सिस्टम होगा उस सिस्टम का नाम क्या होगा? बोलो, मैकेनिकल सिस्टम। तो सिस्टम किसको हम कहेंगे? सिस्टम विल बी कलेक्शन ऑफ बॉडीज हैविंग आइडेंटिकल एक्ट, हैविंग आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। केवल कलेक्शन ऑफ बॉडीज नहीं, कैसी कलेक्शन ऑफ बॉडीज? जिनकी एक्सेलरेशन क्या हो बेटा? सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इस क्लासरूम में हम सब बैठे हैं और हम सबकी एक्सेलरेशन सेम है, तो हम सबको क्या माना जा सकता है बेटा? सिस्टम माना जा सकता है। एक बात और समझो, यू आर फ्री टू चूज द नंबर ऑफ बॉडीज इन अ सिस्टम। आप किसी भी सिस्टम में कितनी बॉडीज लेने हैं, ये चूज करने के लिए क्या हो? आप फ्री हो। ठीक है, तो हम इस सिस्टम को यूज कैसे करेंगे, ये मैं आपको आने वाले टाइम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सिखाऊंगा। अभी बस आपको बेसिक आइडिया मैं बता दे रहा हूं कि जब मैं एक्सटर्नल फोर्स बोल, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी सिस्टम था उस सिस्टम से बाहर से लगने वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मान लो मैं अभी खड़ा हूं, अब मैं अगर अपने हैंड को ऐसे स्ट्रेच करके खड़ा रहूं, क्या मुझे थोड़ी देर के बाद यहां पेन होने लग जाएगी? क्यों होने लग जाएगी? क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रही है, मेरे हैंड के बीच में क्या लग रही है? फोर्स। लेकिन तुम जब मेरे पे फोर्स लगाओगे तो तुम इस फोर्स को क्या मानोगे? इंटरनल।
तो तुम कभी भी किसी को इंटरनल मान सकते हो, क्या कभी भी किसी को एक्सटर्नल मान सकते हो? नहीं। अगर तुमने मेरे इतने दूर को सिस्टम माना है तो ये लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। मैं अभी आपको एग्जांपल की हेल्प से भी सिखाऊंगा। तो कोई भी फोर्स इंटरनल है या एक्सटर्नल, ये कैसे पता चलेगा? आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बॉडी हैविंग आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। System, collection of bodies having identical acceleration, and you are free to choose number of bodies in a system. You are free to choose number of bodies in system. आप किसी सिस्टम में कितने नंबर ऑफ बॉडीज होगा, ये चूज करने के लिए आप क्या फ्री हो? यू आर फ्री टू चूज नंबर ऑफ बॉडीज इन अ सिस्टम। क्या मेरी बात इन तरह क्लियर है? एक एग्जांपल के समझाता हूं, पहले इतनी बात नोट डाउन कर लो फटाफट। ये तो मैंने कल आपको बता ही दिया है, एग्जाम्पल भी देख ही लो, फिर आराम से नोट डाउन करना। आप एक एग्जाम्पल भी देख ही लो, फिर आराम से नोट डाउन करना। देखना बेटा, एग्जाम्पल देखना। मान लो ये कोई एक सरफेस है और इस सरफेस पे 3 बॉडीज रखी, और इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। मान लो दिस इज बॉडी नंबर ए, दिस इज बॉडी नंबर बी, एंड दिस इज बॉडी नंबर सी। अगर मैं ये एफ फोर्स से खींचूंगा, ये बीच में रस्सी लगी है, मैं एफ फोर्स से खींचूंगा तो केवल ए मूव करेगा कि बी सी सारा मूव करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर ये फोर्स इतना हो कि इन सारे फोर्सेस को ओवरकम कर सके। फिजिक्स इज ऑल अबाउट डिस्कसिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज। आप नहीं कह सकते कि आप फोर्स लगाओगे तो साथ ही साथ ये मूव करेगा। एक एग्जांपल लेके देता हूं। मान लो मैंने ब्रह्म को एक रस्सी के साथ हाथी से बांधा, ब्रह्म की पूंछ, हाथी की पूंछ, दोनों मैंने बांधा। अब ब्रह्म को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, क्या मैं ब्रह्म को खींचूंगा तो हाथी मूव कर जाएगा? क्यों? भाई मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है मैं हाथी मूव करवा सकता हूं। तो ये पीछे की बॉडीज अगर बहुत भारी होगी तो आप इससे खींचोगे तो ये जरूरी नहीं है कि तीनों इकट्ठे मूव करेंगे। नहीं, मेरी बात समझ में आए? अगर आप इसको खींचोगे तो ये जरूरी नहीं है कि तीनों इकट्ठे मूव करेंगे, ये बात याद रखना। लेकिन अभी मैं मान लेता हूं कि तीनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब तुम्हारी इच्छा है, अगर मैंने तीनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, अगर मैंने ए बी सी को कंप्लीट क्या मान लिया? एक सिस्टम। हमने इस पूरे को क्या मान लिया? बोलो बेटा, एक सिस्टम। तो ये जो फोर्स लग रही है ये कैसी फोर्स होगी? अब एक्सटर्नल फोर्स। और जो इनके बीच में लग रही है ये फोर्स कैसी हो जाएगी? अब इनके बीच में अगर मान लो यहां भी, तो दीज फोर्सेस आर माय, ये कैसी फोर्स होगी? बोलो बेटा मेरे पास एक इंटरनल फोर्स होगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इसको बाहर से लगाओगे तो ये फोर्स कैसी होगी मेरे पास? बोलो बेटा, एक्सटर्नल फोर्स। और इनके बीच में जो लग रही होगी वो फोर्स कैसी बन जाएगी मेरे पास? इंटरनल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप सिस्टम मान सकते हो। सिस्टम मानने की कंडीशन क्या है? सबकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और अगर सबकी एक्सेलरेशन सेम है तो जो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स है, दैट फोर्स विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनल फोर्स, द रिमेनिंग फोर्स विल बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? अगर आपने जो भी सिस्टम माना है, सिस्टम के बीच में जो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम इंटरनल फोर्स बोलेंगे, और जो भी सिस्टम से बाहर लग रही है उस फोर्स को पता है। ठीक है, एग्जांपल लिख लो। इसकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और बात क्लियर होगी। मैंने आपको बस एक बेसिक आइडिया यहां पे दिया, फटाफट नोट डाउन कर लो फिर आगे चलते हैं।
बोल क्लियर पूरी बात? चलो अब चलते हैं हम आगे। तो ये भी बात हो गई। ये बात हमने आज यहां क्यों की? क्योंकि अब आपको कई बार टर्म ये यूज रहता है कि फोर्स इंटरनल है कि फोर्स एक्सटर्नल। चलो इसके आगे चलते हैं, जल्दी नोट किया करो। अब इसके बाद एक बात समझो, मैंने आपको जब शुरू किया था टॉपिक तो वहां पर मैंने आपको एक टॉपिक कराया था। क्या कराया था बोलो? आपको बहुत, जब मैंने शुरू किया था तो वहां पे मैंने आपको एक टॉपिक कराया था। कौन सा टॉपिक कराया था बोलो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद है किसी को? सबसे शुरू में कराया था। और क्या बताया था? फ्रेम दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आ जाओ, आज हम फिर से समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। याद है सबको फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्या था फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मैं आपको जस्ट एक बार याद दिला दूं। ये एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट था, यस और नो? इट वाज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जिसके ओरिजिन पे कौन बैठा होता था? ऑब्जर्वर, जो किसको एनालाइज करता था? आपके मोशन को। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये ऑब्जर्वर किसको एनालाइज करता था? आपके मोशन को। मान लो कोई पार्टिकल यहां पर है और वो पार्टिकल यहां से मूव करके अगर यहां चला गया है, तो ये पार्टिकल यहां से यहां जो मूव करके जा रहा है वो कौन ऑब्जर्व करेगा? ऑब्जर्वर। और जब ऑब्जर्वर इसके मोशन को एनालाइज कर रहा होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन एक बार फिर से लिख लो, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर आप रिवाइज कर लो। अ फ्रेम इन विच अ फ्रेम इन विच an observer is situated, with the observer is situated, a frame in which the observer is situated and makes his observations known as his frame of reference. Observation is known as his frame of reference. ठीक है ना? इसी के नीचे लिख लो, in the frame of reference there is a set of coordinate. In the frame of reference there is a set of coordinate and a clock. फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास क्या होगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या पता चलेगा? आपकी पोजीशन। एंड अ क्लॉक, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एंड अ क्लॉक टू मेजर द पोजीशन, टू मेजर द पोजीशन एंड टाइम, टू मेजर द पोजीशन एंड टाइम। क्या मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा बोलो बेटा? पोजीशन एंड टाइम। एक और पॉइंट लिख लो, with the help of frame of reference, with the help of frame of reference we can describe all physical quantities, we can describe all physical quantities, we can describe all physical quantities such as position, velocity, acceleration, etc. Such as position, velocity, acceleration, etc. हम क्या डिफाइन कर सकते हैं बोलो बेटा? पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हम इनको डिफाइन कर सकते हैं किसकी हेल्प से? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से। आपको मैंने वहां पर एक बात और बताई थी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा बोलो बेटा? द फर्स्ट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द सेकंड इज योर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपको यहां से मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको सिखाता हूं कि क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बहुत ध्यान से देखना, आई एम जस्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको मैं इसके बारे में ब्रह्म और ब्रह्म की गर्लफ्रेंड दोनों मॉल घूम गए। बस फीलिंग नहीं लेनी है, कंसेप्ट पे भी ध्यान रखना है। तो ये है ब्रह्म, ये है ब्रह्म की गर्लफ्रेंड। बात समझ में आ रही है? ये दोनों एक मॉल में घूमने गए और उस मॉल में एक एलिवेटर लगा हुआ है। एलिवेटर समझते हो ना, लिफ्ट। ब्रह्म खुश है काफी, और एलिवेटर ट्रांसपेरेंट है। एलिवेटर कैसा है? ट्रांसपेरेंट, मतलब बाहर से देखा नहीं, शीशा का। दोनों मान लो वहां पर गए और दोनों में किसी बात पे लड़ाई हो, तो जो इसकी गर्लफ्रेंड है वो इस एलिवेटर में चली गई और इसने एलिवेटर का स्विच ऑन कर दिया और एलिवेटर ऊपर ए एक्सेलेरेशन से मूव करने लगा। ब्रह्म देखा मामला बिगड़ गया, तो ब्रह्म ने उसको फोन किया। इसी एलिवेटर में ऊपर में बहुत सुंदर सी लाइट लगी हुई, बहुत अच्छी सी लाइट लगी। तो ब्रह्म ने उसको क्या बोला कि तुम मान जाओ तुमको ऐसी लाइट, जो लाइट ओशन में जा रही। देखा, थी वो आर्ट की स्टूडेंट, ब्रह्म ने उसको थोड़ी फिजिक्स पढ़ाई थी। समझे? मुझे नमन सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, तो तुम भी पढ़ो। तो जो मैं ब्रह्म को पढ़ाता हूँ, ब्रह्म जाकर पढ़ाता। तो ब्रह्म ने क्या बोला उसको कि तुम्हें क्या ले दूंगा? वो लाइट ले दूंगा जो किस चीज में है? मोशन में है। वो और भड़क, वो कहती लाइट तो रेस्ट में है। नहीं समझ आ रही है? ये क्या कर रही है? लाइट किस चीज में है? रेस्ट में। और ब्रह्म किस बात पे अड़ गया? चल में। इसलिए ब्रह्म ने बोला मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये मैंने नमन सर की वीडियो देखी थी और वहां से क्वेश्चन है, तो मैं भी क्वेश्चन लिखूं। तो दोनों ने एक क्वेश्चन लिखा। ब्रह्म को क्या दिखेगा? अच्छा एक बात समझो, पहले ब्रह्म की गर्लफ्रेंड को, ब्रह्म की गर्लफ्रेंड को किस चीज में दिख रहा है? रेस्ट में। रेस्ट का मतलब ये किस चीज में है? इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम का मतलब इसके ऊपर कैसी फोर्स लग रही है? बैलेंस्ड फोर्स। तो मान लेते हैं कि इस पे नीचे की तरफ कोई एक फोर्स लग रही होगी F1 और ऊपर की तरफ कोई एक फोर्स लग रही होगी F2, तो इस पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो बेटा। F1 माइनस F2 की वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0। ये क्वेश्चन कौन लिख रहा है? मम की गर्लफ्रेंड। बात समझ में आ रही है? इसने लिख दिया। क्यों इसने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इसको ये किस चीज में दिख रहा था? रेस्ट में। रेस्ट का मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स। फिर ब्रह्म बोला मैं किस बात में पीछे हूं भाई, मैं भी क्वेश्चन लिखूंगा। तो ब्रह्म ने क्वेश्चन लिखा। ब्रह्म ने क्या क्वेश्चन लिखा? ब्रह्म को ये किसमें दिखा? ऊपर जाता हुआ। ब्रह्म को किसमें दिखाइए? ऊपर जाता हुआ। एक्सीलरेटेड की रिटार्डेड? एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड की रिटार्डेड? एक्सेलरेटेड। तो ये बैलेंस्ड फोर्स की अनबैलेंस्ड फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या लिखेगा? ये F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन क्या होती है? F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो? मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मैं छोटा सा यूज कर रहा हूं। तो ब्रह्म ने ये इक्वेशन लिखी। अब ये और भड़क गई, कहते तुमने इक्वेशन तो मेरे जैसी लिखी ही नहीं। फाइनली दोनों मेरे पास था। अब दोनों ने बोला कि सर मैंने ये इक्वेशन लिखी है, और इसने बोला, ये ब्रह्म ने लिखी है कि मैंने ये इक्वेशन लिखी है, आप बताओ सर कौन सी इक्वेशन सही है? तो मैंने दोनों को बोला कि अभी आप मेरे इस लेक्चर को सुनो तो आपको पता चलेगा कौन सी इक्वेशन सही है और कौन सी इक्वेशन गलत है। तो एग्जाम्पल आने से पहले हम वापस अपने टाइप्स पे जाते हैं। कहानी समझ में आ गई ना?
अब मैं इसका जब जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इनके बीच में होने वाली लड़ाई का प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, फिर हम सारे मिलकर इसकी हेल्प करेंगे, लड़ाई खत्म हो जाएगी। आपको क्या समझना है, क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और मैं इसको यहां क्यों पढ़ा रहा हूं ये भी आपको, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, कौन सा मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज ओनली वैलिड इन इनर्शियल। ये कहां वैलिड है बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मन में फिर एक सवाल आता है, सर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ऐसा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा हो किसी स्ट्रेट लाइन पर, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो किस चीज में हो, रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा हो स्ट्रेट लाइन पर, उस फ्रेम को हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। और वहां पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या होगा, वैलिड। अब कौन इनर्शियल और कौन नॉन इनर्शियल है, ये कहां बैठी है मोहतरमा, कहां बैठी है, एलिवेटर में, चलो खड़ी है, कहां खड़ी है, एलिवेटर में। एलिवेटर रेस्ट में है कि मोशन में है, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन की नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ तो एक्सीलरेशन में तो यही तो पूछ रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कोई पार्टिकल एक्सीलरेशन में उसका मोशन कैसा होता है, फिर क्या बोल रहे हो भाई। तो इसमें और ब्रह्म कहां खड़ा है बेचारा, यही जमीन पर रो रहा है, मत जाओ मत जाओ। ये कहां पर है, ग्राउंड पे। ब्रह्म कहां है, और ये कहां है मोहतरमा, एलिवेटर में। और एलिवेटर रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में है कि एक्सिलरेटेड मोशन में है, एक्सिलरेटेड मोशन में। इन दोनों में कौन सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें से कौन इनर्शियल फ्रेम, क्वेश्चन मत दो आंसर देना है, इन दोनों में कौन, भी होगा इनर्शियल फ्रेम, ब्रह्म होगा। यार ये ग्राउंड पे खड़ा तो नहीं खाते हो कपिला पशु आहार, अभी मैंने क्या बोला, इसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अंधे को भी दिख जाएगा ये ग्राउंड पे खड़ा है और ये एलिवेटर में ऊपर जा रही है, कौन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, बी। तो दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। और ये क्या हो गया मोहतरमा, किसमें गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और एक हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और मैंने आपको क्या बताया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो किसकी इक्वेशन सही होगी, ये एफ की इक्वेशन सही होगी कि ये बी की इक्वेशन सही होगी, बी की इक्वेशन सही होगी, एफ की इक्वेशन गलत होगी। क्या मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, हाँ जी बोलो। मुझे लाइट से कहां मतलब है, मैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं, मैं तो ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूं। ऑब्जर्वर क्या बनता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लाइट की तो बात हो ही नहीं रही है, बात तो ऑब्जर्वर की है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर बी है, एक ऑब्जर्वर एफ है। ऑब्जर्वर को चेक करना है किस चीज में है, कौन सा ऑब्जर्वर रेस्ट में है, बी। कौन सा ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड मोशन में है, एफ। तो जो रेस्ट में है वो कैसा हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा क्या बन गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप बस दो टाइप लिखो, एग्जाम्पल लिखो, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल को लिखवाता हूं, फटाफट जल्दी से नोट डाउन करो, ये टॉपिक खत्म करना है। बात नहीं करो, बस आप एग्जाम्पल लिख लो फ्यूचर में अपने हेल्प के लिए।
डन बेटा। ये बुरी बात बेटा। चलो, तो ये हो गया एफ माइनस एफ वन इज इक्वल टू एम ए, ये बात आ गई आपको। तो लिखो सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is at rest, inertial framing with a uniform velocity, or which is moving with uniform velocity line अब आ रही है रिदम। देखो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट or moving with a uniform velocity which is at rest or moving with a uniform velocity along a straight line is called inertial frame of reference, is called inertial frame of reference. Second point likho, in inertial frame of reference, in inertia, second point, in inertial frame of reference, Newton's first law is valid. In inertial frame of reference, Newton's first law is valid. Third point, inertial frame of reference is also called unaccelerated frame of reference.
inertial frame of reference is also called unaccelerated frame of reference. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Ideally, no inertial frame exists in universe. Ideally, no inertial frame exists in universe. So we consider a frame of reference inertial. So we consider a frame of reference inertial with some approximation. Ideally, no inertial frame exists in universe. So we consider a frame of reference inertial with some approximation. लिख लो, फिर समझाता हूं. नेक्स्ट, अर्थ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज inertial frame of reference. Earth is also considered as inertial frame of reference for activities over the earth. For activities over the earth. For activities over the earth. Next point. To observe the motion of planets. To observe the motion of planets, Earth cannot be considered as. To observe the motion of planets, Earth cannot be considered as inertial frame. Earth cannot be considered as inertial frame. But Sun may be assumed as inertial frame. But Sun may be assumed as inertial frame. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Sun may be assumed as inertial frame. पहले बात को समझो, फिर से देख लो, सारी बात जो मैंने बताई वो सब लिखवा दी है. पहला पॉइंट, इनर्शियल फ्रेम कौन होगा? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, स्ट्रेट लाइन पर, उसको हम क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन वैलिड होगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और क्या कहता है इसके आगे? अनएक्सेलरेटेड, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं होती. अब समझो, आइडियली पूरी तरह से यूनिवर्स में किसी भी फ्रेम को देखोगे तो पूरी तरह से इनर्शियल कभी भी नहीं होती है. इसे बहुत डिटेल में नहीं जाना है. अगर आप पढ़ोगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुक आइंस्टाइन की, उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ. यहां आपको बस बेसिक बात समझनी है. तो बेसिक बात क्या है कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरी तरह से कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है. कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरी तरह से कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है. हम थोड़ी अप्रोक्सीमेशन के साथ उसको क्या मानते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अर्थ को हम क्या मानते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या अर्थ पूरी तरह से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नो. अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मान लेते हैं. अगर हम अर्थ के बाहर की एक्टिविटी देखेंगे तो हम अर्थ को नहीं मानेंगे. किसको मानेंगे? सन को मानेंगे. नेक्स्ट लिखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट लिखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देखो, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, accelerated frame of reference are called non-inertial frame of reference. Accelerated frame of reference are called non-inertial frame of reference. Newton's laws of motion are not applicable
in are not applicable in inertial frame of reference. Newton's laws of motion are not applicable in non-inertial frame of reference. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन एप्लीकेबल नहीं होगा बोलो बेटा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक और छोटी सी बात सुनो, इसकी एप्लीकेशन में आपको बाद में सिखाऊंगा। आपको इस पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही आता होता है, स्कूल एग्जाम में नहीं आता। स्कूल में तो आपको इतना इनर्शियल नॉन इनर्शियल आपकी बुक में डिटेल एक्सप्लेन करते हैं, बट फिर भी मैं सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब मन में एक सवाल आता है, अब ब्रह्म की गर्लफ्रेंड ना बहुत रोने लग गई, सर गलती हो गई, आर्ट्स ले ली, इक्वेशन तो किसी तरह बना ही दी थी, अब कोई तरीका बताओ कि मैं भी ठीक हो जाऊं। आज तो बाली और मैंने जैसे फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, इसका क्या कंसेप्ट है? क्या ऑब्जर्वर बदलने से हमेशा इक्वेशन बदल जाती होती है? नहीं, ऑब्जर्वर बदलने से हमेशा इक्वेशन नहीं बदल जाती। और न्यूटन ने इतना खतरनाक लॉ दिया है और तुमने उस लॉ को बेचारे को छोटा कर दिया, केवल इनर्शियल में लगेगा। आप पहले जब पढ़ रहे होते थे तब तो आप कभी बोलते नहीं थे कि इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। तो क्या किया गया, एक तरीका सिखाया गया जिससे नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट किया। किसको किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है बेटा? नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। That force is called pseudo force. That force is called pseudo force. Pseudo का मतलब क्या होता है? फेक। pseudo का मतलब क्या होता है? फेक। ये ओरिजिनली कोई फोर्स होती नहीं है, लेकिन मान लो अगर कोई ऑब्जर्वर कहां हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हम उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कैसे? बाय अप्लाइंग स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कंसेप्ट को मैं डिटेल में आपको आगे सिखाऊंगा, बस मैंने यहां पर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फेक फोर्स। स्यूडो फोर्स का मतलब क्या होता है? फेक फोर्स। तो हम एक अपने मन से एक फोर्स लगा के नॉन इनर्शियल को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? इनर्शियल में। तो नीचे लास्ट पॉइंट लिखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, non-inertial frame of reference can be converted into non-inertial frame of reference can be converted into inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference can be converted into किसमें converted बोलो बेटा? Inertial frame of reference by applying a force known as pseudo force. By applying a force known as pseudo force. तो आप pseudo force लगा के नॉन इनर्शियल को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो बोलो बेटा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने बस बेसिक बात आपको बता दी। कितने टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? दो तरीके का। कौन कौन सा? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। Newton's first law of motion is only valid in inertial frame of reference. It is not valid in non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference can be converted into inertial frame of reference by applying the pseudo force. Pseudo force कैसे लगाएंगे, किधर लगाएंगे, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको क्यों बताई ये बात? क्योंकि अभी बीच में कई बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस टर्म यूज हो रहा होगा, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में बता दी। तो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड मैंने हर एक बात बता दी। आपको एक्सटर्नल फोर्स का कंसेप्ट बता दिया, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स बता दिए। देखो अकेले फर्स्ट लॉ को मैंने कितने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। इसके इनर्शिया के बारे में बता दिया, इसके इनर्शिया के एग्जांपल्स दे दिए। हाँ जी हरगुन बोलो क्या कहें। मैंने अभी एक बात बोली तुमको, तुमने सुना ही नहीं। हम इसकी डिटेल डिस्कशन, मैंने इसके बारे में कोई डिस्कशन की ही नहीं है, तो अभी डिस्कशन करने का फायदा ही नहीं है, करेंगे। नेक्स्ट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ,
क्या बोलो बेटा, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। एक मिनट मेरी बात सुनो, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन से पहले एक छोटी सी बात, आपको क्लास 9 से पढ़ रखी है लेकिन फिर भी आपको रिवाइज कर दे रहा। द टर्म इज मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू, किसी को नहीं पता हो क्लास 9, क्योंकि ये है ना कोविड वाला 9th वाला, तो मोमेंटम क्या होता है बोलो बेटा, मास इनटू वेलोसिटी डिनोटेड बाय पी। P इज इक्वल टू m इंटू बी, एक वेक्टर फॉर्मूला लगेगा, बोलो यस और। अब डायरेक्शन क्या होगी मोमेंटम की? मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज along the direction of velocity। बोलो बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज along the direction of velocity। अब एक बात बताओ, मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि दोनों पे? दोनों पे। तो वो कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि मास ज्यादा हो। मान लो फॉर एग्जांपल एक ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, बोलोगे ट्रेन तो स्लो चल रही है। लल्लू राम अपनी कार लेके 100 की स्पीड से ट्रेन के सामने चला गया, बोले मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली है, मेरा मोमेंटम ज्यादा होगा, क्या होगा? देखने मुझे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फिर इसको क्या लगा कि ट्रेन का मास ज्यादा था, अब मैं बुलेट को आजमा के देखूंगा कि बुलेट की तो मास बहुत छोटा होता है लेकिन बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मोमेंटम के लिए ना केवल मास रिस्पॉन्सिबल है, ना केवल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि दोनों का प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी चीज की अगर आप वेलोसिटी बहुत ज्यादा दे देते हो तो उसका मोमेंटम सिग्निफिकेंट अमाउंट से इंक्रीज कर जाता है। यस और नो? क्या पूरी बात क्लियर है? तो लिखो न्यूटन सेकंड। किसी को याद है न्यूटन सेकंड आपको? क्या एक्शन रिएक्शन तो थर्ड लॉ है हर्षिता, ये तो आर्ट्स वाले बच्चों को भी पता होता है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपके सेवा में प्रस्तुत है तो सेकंड लॉ लिखो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to external force applied on it। The rate of change of a body is directly proportional to external force applied on it। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो जरा यहां पे देखो। अच्छा एक बात बताओ, कहीं भी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी यूज हो तो वहां हम क्या लगाते हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है कि नहीं? तो क्या लिखोगे बोलो बेटा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाय dt। बोलो याद कर लो। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा बोलो बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। सब्स्टिट्यूट कर दो, फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू d बाय dt, यहां क्या आएगा? वेलोसिटी। तो फोर्स एक्सटर्नल क्या होगा बोलो? मास बाहर आ गया, क्या बचा बोलो? dv बाय dt। आपको मैंने पढ़ा रखा है क्या होता है dv बाय dt? एक्सेलरेशन। तो क्या बन जाएगा बोलो? फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टू एक्सेल। तो ये मुझे मिल गया न्यूटन सेकंड लॉ। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जहां पे फोर्स इज इक्वल टू मास टू एक्सेलरेशन। फटाफट नोट डाउन कर लो। याद है यहां पर मैंने m को क्या माना है? कांस्टेंट। अगर मास चेंज होगा तो ये कैसे यूज होगा ये भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं? व्हेन मास इज कांस्टेंट। हाँ डायरेक्ट डेरिवेशन का छोटी सी चीज है। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एरो दिया है,
बोलो, पूरी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है यहां तक? अब एक चीज याद रखो, अगर ये देखो ये फोर्स है नेट फोर्स, नेट एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो एक्सेलरेशन भी किधर होगी? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अगर नेट फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा तो एक्सेलरेशन भी किधर होगी? वाई एक्सिस के लॉन्ग। और अगर नेट फोर्स जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा तो एक्सेलरेशन भी किसके लॉन्ग होगी? के लॉन्ग। याद रहे, अगर नेट फोर्स एक्स के लॉन्ग है तो एक्सेलरेशन वाई वाली मत लिखना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, अगर मैं लिख रहा हूं फोर्स नेट इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन, अगर आप इसको चेंज कर करके लिखोगे तो कैसे कैसे लिखोगे? या तो एक बार लिखोगे इसको along, तो क्या लिखोगे बोलो? नेट फोर्स along x एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन along x एक्सिस। बोलो यस और नो। अगर फोर्स x के along तो एक्सेलरेशन भी x के along। सिमिलरली अगली बार अगर नेट फोर्स किसके along तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी किसके along? y के along। सिमिलरली अगर नेट फोर्स z के along तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी z। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि नहीं? एग्जाम्पल की हेल्प से समझो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो यहां पे ब्लॉक, इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन ब्लॉक, और आपसे पूछेगा अगर एक्सेलरेशन तो कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन? सबसे पहले क्या निकालोगे बोलो बेटा? फोर्स नेट। तो फोर्स नेट जो होगा वो किसके लॉन्ग होगा बोलो? एक्स। अब अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सेम लाइन पर हो तो वेक्टर्स कैन बी सिंपली एडेड और सब्ट्रैक्टेड। 10 न्यूटन का फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। नेट फोर्स अभी हमने क्या सीखा बताओ? फोर्स नेट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो यार। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना है बोलो मेरे पास? 5 अपॉन मास की वैल्यू कितनी है? 5। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 1 मीटर। नोट डाउन कर लो फटाफट यार। कहां पे? अभी तो इसमें बहुत कुछ अप्लाई करना, अभी ये भी अप्लाई आपको सिस्टम बना के भी करना सीखो। केवल फर्स्ट लॉ की देखो मैंने तुम्हें कितनी सारी बात बताई है। लॉज ऑफ मोशन के मेरे नोट्स को अच्छे से संभाल के रखना, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में ये बहुत हेल्प करेगा। बात समझ में आ रही है? ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेगा। प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर की डीपीपी हो गई कि नहीं हुई है भाई? आज तक कर लो, कल उसके डाउट्स का दिन है ना। एक बार अच्छे प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर की डीपीपी रिवाइज कर लो प्रॉपरली। टन पर केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा? डन बेटा। चलो नेक्स्ट लिखो न्यूटन थर्ड लॉ। खत्म करें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, बात खत्म हो जाएगी। हाँ जी, यूज करना सीखेंगे, लॉ इतना ही है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, सेकंड लॉ थोड़ी है वो। हाँ, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो पूरा टॉपिक ही है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's third law of motion, every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. हर एक एक्शन के पास क्या होगा बोलो बेटा?
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिख लो एक्शन एंड रिएक्शन, action and reaction, action and reaction never act on same body. Action and reaction never acts on same body. Second point लिखो, the force of action and reaction, the forces of action and reaction, the forces of action and reaction are equal in magnitude and opposite in direction. Action and reaction are equal in magnitude and opposite in direction. Equal in magnitude and opposite in direction. बात समझ में आ रही है बेटा? दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या होगा बोलो बेटा? सेम होगा, और डायरेक्शन में क्या होगा बोलो बेटा? ऑपोजिट होगा। बात समझ में आ रही है? पहली चीज क्या कहता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जहां भी फोर्स लगाओगे उसके बदले में कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगी। अगर एक्शन एक बॉडी पर लगेगी तो रिएक्शन सेम बॉडी पर कभी भी नहीं होगी। अगर एक्शन एक बॉडी पर लग रही है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पर लगेगी। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो बेटा? सेम होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी बोलो बेटा? अपोजिट होगी। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इन सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब एक चीज और नोट करके लिखो इस बार, तो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर is applicable for contact forces, is applicable for contact forces as well as non-contact forces, is applicable for contact forces as well as non-contact forces। ध्यान देना, जैसे मान लो इस वॉल पे खड़ा हो गया, अब मैं इस वॉल पे इधर की तरफ क्या एक्शन, तो ये वॉल मेरे को इधर, ये कॉन्टैक्ट का एग्जांपल हो गया। दूसरा देखो, जैसे इस पेन को मैं छोड़ रहा हूं, ये पेन नीचे जा रहा है, तो नीचे की तरफ कौन खींच रहा है? अर्थ। तो क्या ये अर्थ को भी खींच रहा है? यस, ये अर्थ को भी खींच रहा है। कितनी फोर्स से? उतनी ही फोर्स से जितनी फोर्स से अर्थ इसको खींच रहा है। तो कॉन्टैक्ट में भी लगेगा और नॉन कॉन्टैक्ट में भी लगेगा। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, ये कौन है मेरे पास? अर्थ, और यहां पर कोई दूसरी बॉडी है। इस बॉडी पे नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है? mg। तो अर्थ को भी ये उधर कितनी फोर्स से खींचेगा? mg। अब तुम बोलोगे कि सर अर्थ ऊपर क्यों नहीं आ रहा? ऑब्वियसली यार, अर्थ का मास बहुत बड़ा है, अर्थ ऊपर की तरफ नहीं आएगा। इसमें कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है ये नहीं पता, हम किसी को भी एक्शन और दूसरे को रिएक्शन ले सकते हैं। जब मैं इस पे खड़ा हूं तो इससे लगने, दिस इज रिएक्शन। और आप देख सकते हो एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये सारी बात खत्म हो गई न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। कल मैं आपको एक नया टॉपिक कराऊंगा, दैट इज इम्पल्स, और फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कल की क्लास में कराऊंगा। तो कल की क्लास और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। पहले यहां तक